नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इतिहास विषय के सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल द एंड क्लासेस में। जब आप जानते हैं कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के 400 बेस्ट एमसीक्यू का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आज ये अंतिम पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। आज ये लास्ट पार्ट, यानी आज हम कुल 100 एमसीक्यू का अध्ययन करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले हम आपको बता दें, चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन, जातक कथाओं के अनुसार भारतीय व्यापारी जल व स्थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। तो इस ग्रंथ में समुद्री की लंबी दूरी के व्यापार स्थलों का भी वर्णन है, जिनके वर्तमान नाम से उनका सही मिलान करना है। तो सबसे पहला नाम है स्वर्णद्वीप। ठीक है, तो स्वर्णद्वीप जो कहा गया है जातक कथाओं में, वो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए स्वर्णद्वीप का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद बवेरी जो स्थान है, वो स्थान है आपका बेबीलोन। बेबीलोन के लिए बवेरू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और रत्नद्वीप जो है वो श्रीलंका के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 312 सी विकल्प। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम तथा बाद की रचनाओं में भेड़ चराने वाली औरतों के लिए किन शब्दों का वर्णन मिलता है? तो संगम तथा बाद की रचनाओं में भेड़ चलाने वाली औरतों की बात कर रहा है कि जो औरतें भेड़ चराने का काम करती थी, उनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल मिलता है। आपको बता दें कि विजया रामास्वामी ने महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो संगम तथा कुछ बाद की रचनाओं पर आधारित है। यह अध्ययन शहर की अपेक्षा ग्रामीण औरतों से जुड़ा है। इन कविताओं में औरत द्वारा धान बोने और खरपतवार हटाने जैसे कृषि कार्यों के लिए उनके जाने का वर्णन है। धान रोपने और तैयार होने के बाद धान को ओसाने जैसा कार्य केवल औरतें ही करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका बच्चियाँ, पक्षी और जानवरों, खेतों की रखवाली, ये सारा काम इनका काम था। पशुपालन व दुग्ध उत्पादन के कार्य में भी औरतें सम्मिलित थी। तो संगम साहित्य हो या बाद की रचना हो, तो भेड़ चराने वाली औरतों के लिए इस्तेमाल मिलता है आपका ऐचियर वर्ड का, कोवी चियर वर्ड का, फिर इडई चियर। यानी ये तीनों वर्ड जो है वो भेड़ चराने वाली औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तीनों में से कोई एक रहे तो कन्फ्यूज नहीं होना, सारे के सारे आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमंतु जो सौदागर होते थे, उनको तमिल ग्रंथों में कौन सा व्यापारी कहा गया है? घुमंतु सौदागरों को। तो आपको बताया कि घुमंतु सौदागरों को तमिल में चट्टू व्यापारी कहा गया है, जो फेरी वालों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक धान, नमक, गरम मसाले इत्यादि ले जाया करते थे। चट्टू व्यापारी। ठीक है, सी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, बड़ा ही प्रसिद्ध रचना है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये पूछ रहा है कि इसके रचना काल क्या है। आपको बता दें, इसको अज्ञात लेखक ने लिखा, यानी कि जिन्होंने लिखा उनका नाम अभी हमें प्राप्त नहीं है। समुद्री व्यापारियों के निश्चित रूप से प्राचीन काल में इस पुस्तक का बड़ा महत्व रहा होगा। आज इतिहासकारों के द्वारा हिंद महासागर के व्यापार से जुड़े विस्तृत अध्ययन के लिए यह एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सोर्सेस है। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का रचना काल है 1st सेंचुरी AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन ग्रंथों में उत्तर भारत के शिल्पकारों की श्रेणी के संगठनों के पर्याप्त संदर्भ उपलब्ध है? ये हमारा अगला सवाल कह रहा है। तो इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इसका क्या आपको उत्तर सही लगता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मथुरा के निकट परखम से प्राप्त यक्ष मणिभद्र किस रूप में पूजित हो रहे थे? तो मथुरा के निकट परखम से प्राप्त विशालकाय मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। मणिभद्र यात्रियों व व्यवसायियों के कुल देवता के रूप में पूजित हो रहे थे। ऐसा साहित्यिक और अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध है। विशेष रूप से मणिभद्र की उपासना धार्मिक केंद्रों में की जा रही थी। उत्तर क्या हो जाएगा? यात्रियों और व्यवसायियों के कुल देवता। अगला सवाल है हमारा कि यक्ष व यक्षिणी की उपासना करने वाले संप्रदाय अधिकांशतः ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक, और तर्क कह रहा है कि मथुरा व अन्य कई धार्मिक केंद्रों से प्राप्त हुई यक्ष और यक्षियों की भव्य प्रतिमाएं बताती है कि इनका निर्माण नगरीय समुदायों के लिए नगरीय केंद्रों में बड़ी संख्या में हो रहा था। तो आपको बताएं कि
ये जो पहला कथन कह रहा है कि यक्ष यक्षिणी की उपासना करने वाले संप्रदाय अधिकांशतः ग्रामीण परिवेश से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ये जो है सो बिल्कुल गलत है। यथार्थ इसका कुछ और ही है। आपको बताएं कि यह पता लगाना मुश्किल है कि यक्ष और यक्षियों की उपासना कब से की जा रही है, पर 300 BC से 200 AD के बीच इसकी उपासना होती ही रही। हमारे इतिहास में ऐसा माने जाने लगा कि इनकी उपासना करने वाले संप्रदाय अधिकतर ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखते हैं, पर हकीकत कुछ और बताती है कि मथुरा व अन्य कई धार्मिक केंद्रों से प्राप्त हुए यक्ष और यक्षियों की कई सारी प्रतिमाएं प्राप्त होती है, जिससे यह पता चलता है कि इनका निर्माण नगरीय समुदाय के लिए, नगरीय केंद्रों के लिए बड़ी संख्या में हो रहा था, जो कि हमारा तर्क कह रहा है। तो तर्क सही है, पर यह क्या है, कथन जो है सो बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधिकर्ण कौन थे? ये हमारा अगला सवाल है। दधिकर्ण कौन थे? चलिए इसके जवाब की ओर बढ़े। दधिकर्ण जो थे वो मथुरा में 2nd सेंचुरी AD के एक अत्यंत भव्य नाग की प्रतिमा पाई गई है, जिसके 7 फन थे। फन जानते हैं ना, जिससे वो काटता है। तो मथुरा के निकट जमालपुर पुरातात्विक टीले में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि उनसे जुड़ा मंदिर दधिकर्ण को समर्पित था, जो नागों के देवता थे, और इस मंदिर के लिए छांडक बंधुओं ने दान दिया था, जो मथुरा के प्रस्त्रीय सज्जाकारी से जुड़े एक परिवार के सदस्य थे। तो ये क्या थे? दधिकर्ण, नागों के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष व यक्षियों की भांति नाग व नागियों की उपासना भी धीरे धीरे नगरीय उपासना के केंद्र बिंदु से हाशिए पर चली गई, और तर्क बता रहा है कि व्यक्तिगत स्तर व घरेलू स्तर पर यक्ष यक्ष नाग नागी पूजन होते रहे, इसके अनेक प्रमाण हैं। तो आपको बताओ कि ये पहला जो कथन कर रहा है कि यक्ष व यक्षियों की भांति नाग व नागियों की उपासना भी धीरे धीरे नगरीय उपासना के केंद्र बिंदु से हाशिए पर चली गई, ये बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे जो है सो इनकी उपासना जो है वो कमी आई। और आपको बताएं कि इसके अनेक प्रमाण इनकी पत्थर और टेराकोटा की बनी लघु प्रतिमाओं से मिलता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण के द्वारा कालिया नाग का मंथन वैष्णव धर्म की सांप्रदायिक उपासना पद्धति पर बनाए गए वर्चस्व का ही एक साहित्यिक रूपांतरण है। तो ये जो तर्क कर रहा था कि व्यक्तिगत स्तर व घरेलू स्तर पर भले ही इसके पूजन होते रहे, वही हुआ एक्चुअली में। ये नगरीय जो नगर में जो हो रहे थे, नगरीय उपासना के केंद्र बिंदु थे, वहाँ पे जो है सो इनकी उपासना कम हो गई, और व्यक्तिगत व घरेलू स्तर पर ही इनकी उपासना होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर कथन और तर्क दोनों सही है, पर एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में वर्णित है कि रुद्र जड़ी बूटियों से जुड़े देवता है और उनके समक्ष पशु बलि दी जाती है? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बताएं कि वो ग्रंथ है आपका महाभाष्य। पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें जड़ी बूटी से जुड़े देवता जिनके समक्ष पशु बलि दी जाती है, उनका वर्णन किया गया है। और यही श्वेताश्वर उपनिषद है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि देवताओं को इसमें जो है सो रुद्र को देवताओं के देवता के रूप में दिखलाया गया है। ठीक है, तो किस ग्रंथ में वर्णित है कि रुद्र जड़ी बूटियों से जुड़े देवता है और उनके समक्ष पशु बलि दी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका महाभाष्य। शिव के अन्य नाम है, ये हमारा अगला सवाल है। शिव जो थे उनके अन्य नाम है। आपको बताया कि पशुपति मुहरों के आधार पर विद्वानों के द्वारा यह बतलाया गया कि शिव उपासना प्रथा की जड़ें हड़प्पा सभ्यता में निहित है। ऋग्वेद में शिव शब्द का प्रयोग मंगलकारी पर्याय के रूप में हुआ है, एक ईश्वर के नाम के रूप में नहीं। किंतु ऋग्वेद में रुद्र का कभी कभी उल्लेख किया गया है, जो प्रचंड घोर उग्र उत्कट देवता थे, जिनका भय लोगों में व्याप्त था। रुद्र के गुणों की तुलना बाद के हिंदू धर्म में शिव की अवधारणा के विकास से बहुत मिलता जुलता है। तो शिव के जो अन्य नाम हैं वो है ईशान भी शिव को कहा जाता है, रुद्र भी शिव को, महादेव भी शिव को, महेश्वर भी, पशुपति भी, स्वरूप भी, सारे के सारे नाम शिव के नाम हैं, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगम साहित्य में, ये हमारा
अगला प्रश्न है कि किस संगम साहित्य से जुड़े अंश में एक पांड्य राजा की तुलना शिव, विष्णु, बलराम व सुब्रमण्यम से की गई है। ठीक है, पांड्य राजा की तुलना शिव, बलराम व सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम कौन थे? यही कार्तिकेय, कार्तिकेय शिव जी के जो बड़े बेटे थे कार्तिकेय, तो यही सुब्रमण्यम, तो इनसे की गई है। किसकी? एक पांड्य राजा की तुलना। तो वो जो किया है वो किया है आपके नक्किरर कवि ने। नक्किरर कवि ने पांड्य राजा की तुलना इनसे की है। दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय देवता मुरुगन थे। बाद में शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय से उनको जोड़ दिया गया और नागार्जुन कुंडा से मिले एक मंदिर कार्तिकेय को भी समर्पित था। तो और दूसरा जो इसमें पहला विकल्प दिया अकनानरू, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि शिव को 3 नेत्रों वाले भगवान के रूप में वर्णित किया गया, जो कि कोनराय के फूल, अर्धचंद्र, जटाएं आदि धारण करते हैं और उमा उनकी पत्नी है। तो ये अकनानरू में बताया गया। वही नक्किरर कवि कहते हैं कि भाई नक्किरर कवि जो है सो पांड्य राजा की तुलना शिव, विष्णु और बलराम और सुब्रमण्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव तथा दक्ष प्रजापति से जुड़े शिव तथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ से जुड़े कथा किन ग्रंथों में वर्णन है? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बताए कि शिव और दक्ष प्रजापति इन दोनों से जुड़े यज्ञ की बात कर रहा है। तो वो ग्रंथ आपका है महाभाष्य और भागवत पुराण। ठीक है, महाभाष्य पतंजलि का और फिर उसके बाद भागवत पुराण। इन दोनों ग्रंथों में शिव तथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ से जुड़े कथा का वर्णन है। महाकाव्य तथा भागवत पुराण में एक लोकप्रिय कथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ से जुड़ी है। इसमें शिव के स्वरूप को दिखलाया गया है कि शिव के ससुर कौन थे? दक्ष प्रजापति। उन्होंने एक यज्ञ आयोजित किया था विशाल, उसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सती आई थी शिव की पत्नी। ठीक है, तो अपने पति के प्रति जो उन्होंने तिरस्कारपूर्ण शब्द सुने तो वो वहीं पर अग्नि में जलकर सती हो गई। तो क्रोधित शिव ने संपूर्ण विश्व का विध्वंस कर दिया। तो ये कथा वर्णित है आपका महाभाष्य में और भागवत पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमा के रूप में शिव पूजा का साक्ष्य का प्रतिमा के रूप में यानी कि मूर्ति के रूप में शिव पूजा के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? ये हमारा अगला सवाल है। विकल्प है आपके 2nd सेंचुरी BC, 1st सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी BC और फिर आपका 1st सेंचुरी AD। तो प्रतिमा के रूप में शिव के पूजा का साक्ष्य 2nd सेंचुरी BC से मिलता है। 2nd सेंचुरी BC में प्रस्तर के बने शिवलिंग पहली बार प्रकट हुए। प्रतिमा के रूप में किसी संरचनात्मक अवशेष का पहला उदाहरण मथुरा के भूतेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है, जो कि 2nd सेंचुरी BC का है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋग्वेद में ऐसी कितनी ऋचाएँ हैं जिन्हें विष्णु के लिए संबोधित किया गया है? तो आपको बताया कि ऋग्वेद में ऐसी 5 ऋचाएँ हैं जिन्हें विष्णु के लिए संबोधित किया गया है। उन्हें सौर देवों के समूह में रखा जाता था और अनेक विषय में कहा गया है कि ये पहाड़ों में रहने वाले एक शक्तिशाली देवता थे। वेदों में 3 पगों में ब्रह्मांड लांघने की भी बात है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि में वामन अवतार की चर्चा है। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5। अगला सवाल, वासुदेव व जाम्बवंती के पुत्र का नाम क्या था? तो देखिए प्रद्युम्न जो था, प्रद्युम्न वो था आपका वासुदेव व देवकी का पुत्र, वासुदेव व देवकी का पुत्र। सांब जो था वो वासुदेव व रुक्मणी का पुत्र था। ठीक, उसके बाद अनिरुद्ध है और फिर बलराम है। तो बलराम जो है सो वासुदेव व रोहिणी का पुत्र था। अब बच गया अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध के बारे में 2 बातें प्रचलित है, उसमें से एक वासुदेव व जाम्बवती का पुत्र था और एक और बात प्रचलित है। अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक चरण में बलराम का महत्व कृष्ण से अधिक था। ठीक है, कथन करा तर्क करा 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को गरिमामंडित किया गया है। तो आप ये जान लीजिए कि ए विकल्प जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। प्रारंभिक चरण में बलराम, जिसको बलदेव भी कहते थे, इनका महत्व कृष्ण से अधिक है। महाभाष्य में बलराम के मंदिरों का भी उल्लेख है। ठीक है,
और तर्क जो कह रहा है कि 12वीं सदी से जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद में राधा किशन के प्रेम प्रसंग को महिमा मंडित किया, यानी 12वीं शताब्दी में, समझ गए। यानी कि पहले पहल छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का एक ऋषि के रूप में उल्लेख है। वो घोर अंगिरस नामक ऋषि के शिष्य थे। राधा के साथ कृष्ण का वर्णन 11वीं 12वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, उससे पहले सिर्फ कृष्ण, राधा नहीं थी, ठीक है। 10वीं शताब्दी के भागवत पुराण में राधा की कहीं चर्चा नहीं की गई है, वही 12वीं शताब्दी में जयदेव के गीत गोविंद में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, पर एक दूसरे का बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलराम जो थे, बलराम हलधर, उनके अन्य नाम क्या थे? तो आपको बताओ, महाभारत में संकर्षण शेषनाग अवतार जिसकी सैया पर विष्णु शयन करते हैं, सोते हैं, इसी का अर्थ, दूसरा अर्थ हल चलाना भी होता है, यानी कृषि से जुड़े भी यह देवता है। तो संकर्षण का महाभारत में वर्णन है। फिर बलदेव, हलधर, मुसलिन, ये सारे के सारे बलराम के ही अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण का गोपियों के साथ जो वासनात्मक कथाओं की चर्चा है वह किन पुराणों में संकलित है? ये हमारा अगला प्रश्न है। जैसे कि कृष्ण और गोपी की कई सारी कथाएं हैं, वो वस्त्र चुराने वाली बात या अन्य शिक्षा देने वाली बात, बहुत सारी कथाएं, तो वो किन पुराणों में वर्णित है? तो वो वर्णित है आपका हरिवंश और विष्णु पुराण। सी और डी इसका सही विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतार शब्द किस शब्द का रूप है? आपको बताएं, अवतार अवत्री शब्द का रूप है जिसका अर्थ होता है उतरना। थोड़ा सा और डिटेल जान लीजिए कि ऋग्वेद में इंद्र जैसे कुछ देवताओं के विषय में बतलाया गया है कि विभिन्न स्वरूप ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, किंतु अवतारवाद का वैष्णव सिद्धांत विष्णु के द्वारा विभिन्न रूपों को धारण करने की क्षमता से कुछ और विस्तृत है। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विशिष्ट प्रयोजन व उद्देश्य से धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विष्णु अवतार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बौद्ध धर्मावलंबियों को कालानुक्रम बढ़ते क्रम में सजाए। ये हमारा अगला सवाल है, यानी कि विभिन्न बौद्ध धर्मावलंबियों के नाम दिए गए हैं और उनके काल के अनुसार से हमको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जान लीजिए नागार्जुन। नागार्जुन जो थे वो थे आपके 2nd सेंचुरी AD के, ठीक है। मूल माध्यमिक कारिका इनकी रचना है। महायान के माध्यम विचारधारा, महायान जानते ना, हीनयान महायान, तो महायान विचारधारा के महायान के माध्यमिक विचारधारा के प्रतिपादक थे ये, ठीक। महायान 2 पार्ट में बट गया था, माध्यमिक और योगाचार। तो माध्यमिक के जो है सो प्रतिपादक यही नागार्जुन ही थे। 2nd सेंचुरी AD इनका काल है। फिर इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो आपका आ जाएगा असंग का, ठीक है, असंग और वसुबंधु। इसके बाद जो पहला के बाद जो दूसरा नंबर पर असंग और वसुबंधु, ये दोनों आएंगे, ये 4th सेंचुरी AD के है। फिर इसके बाद जो स्थान आएगा वो आपका आ जाएगा अस्थिरमती का। अस्थिरमती, ये जो है अस्थिरमती तीसरे स्थान पर आएंगे, ये 6th सेंचुरी AD के है, ठीक। और धर्म को कृति ये सबसे लास्ट में आएंगे, ये 7th सेंचुरी के। इस दोनों के बारे में एक बात याद रखिए कि ये महायान के योगाचार माध्यम से जुड़े हुए थे, ठीक है। योगाचार के जनक थे। वही महायान, देखिए बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान महायान। महायान के 2 भाग, माध्यमिक और योगाचार। माध्यमिक के प्रतिपादक नागार्जुन सबसे शुरू में 2nd सेंचुरी AD। असंग वसुबंधु, ये देखिए असंग वसुबंधु, ये दोनों क्या है, एक ही काल के 4th सेंचुरी AD के। इसके बाद आते हैं स्थिरमती, फिर धर्मकीर्ति। तो स्थिरमती और धर्मकीर्ति ये दोनों महायान के माध्यमिक नहीं योगाचार के जनक थे, ठीक है। तो विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जैन संप्रदाय के आम लोग जैन मंदिरों में पूजा कर पाने का हक रखते थे? ये हमारा अगला सवाल है। मतलब इनमें से किस जैन संप्रदाय को ऐसा जैन संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें आम लोग भी जैन मंदिरों में पूजा कर सकते थे, न कि केवल जो जैन पुरोहित होंगे वही। तो जान लीजिए कि श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र पहनने वाले थे, इनके यहाँ आम लोग भी जो है सो जैन मंदिरों में पूजा कर सकते थे। वही दिगंबर जो थे, नग्न रहने वाले, महावीर को नियमों में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं करने वाले, ये पुरोहितों के द्वारा ही इनके मंदिरों में पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में वर्णित है कि 8 वर्ष की एक लड़की बोधिसत्व की स्थिति प्राप्त की और उसका लिंग परिवर्तन हो गया? यानी कि
डेफिनेटली ये क्लियरली शो कर रहा है कि भाई पितृसत्तात्मक समाज के बारे में ये टोटली शो किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके जवाब की ओर हम बढ़ते हैं। इसका जवाब आपका हो जाएगा सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, डी विकल्प। 8 वर्ष की एक लड़की बोधिसत्व की स्थिति प्राप्त हो गई जो नाग राजा सागर की पुत्री थी, किंतु उसके संभवित बोधिसत्व की जो ही भविष्यवाणी की गई तभी उसका लिंग परिवर्तन हो गया। यानी कह रहा है कि भाई बोधिसत्व प्राप्त करना चाहते हो तुमको लड़का होना पड़ेगा, लड़की नहीं प्राप्त कर सकती, ऐसी सोच थी इनकी। वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा नहीं बदला। चलिए अगला सवाल आपका है कि हीनयान और महायानी में मुख्य अंतर यह था कि महायानी मूर्ति पूजा करते थे और फाह्यान और ह्वेनसांग दोनों एक ही साथ संघ में निवास करते थे। तो देखिए हमारा सवाल ये कहना चाह रहा है कथन में कि हीनयानी और महायानी में यही मुख्य अंतर था कि महायानी मूर्ति पूजा करते थे, बाकी सारी बातें समान ही थी। ठीक है, हीन और महायानी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन महायानी जो है वो क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, वही हीनयानी नहीं करते थे। अब फिर करा तर्क, फाह्यान और ह्वेनसांग ने बताया कि दोनों एक ही साथ संघ में थे। समझे, मतलब ह्वेनसांग और फाह्यान ये दोनों एक ही साथ संघ में निवास करते थे। अतः यह निश्चित है कि महायान अपने प्रारंभिक चरण में एक सांप्रदायिक आंदोलन नहीं था अथवा ऐसा आंदोलन नहीं था जिसके कारण संघ में कोई धर्म विच्छेद या फूट की घटना घटी हो। बाद में जो कुछ हुआ सो हुआ। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही मिलान करना है। ठीक है, श्वेतांबर है, फिर आपका दिगंबर है, तो ये आपका सही मिलान वाला प्रश्न है। तो श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाले, यानी कि जो यही रह गए थे पाटलिपुत्र में ही। तो श्वेतांबर यानी कि श्वेतांबर से जुड़े हुए आपका स्थूलभद्र। क्या है, श्वेतांबर के जनक स्थूलभद्र है। अपने धार्मिक आचार संहिता को लिपिबद्ध किया और लोगों ने सूती वस्त्र भी पहनने शुरू किए। और दिगंबर यानी नग्न रहने वाले, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले गए थे और कर्नाटक में अकाल के भय से वहाँ गए थे दक्षिण की ओर, और कर्नाटक में 12 वर्ष बिताए। फिर भद्रबाहु की मृत्यु के बाद ये वापस आए थे। तो दिगंबर किसके नेतृत्व में था, भद्रबाहु के नेतृत्व में था। यहाँ पर 2-1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब वाकाटक और गुप्त वंश से जुड़े हम सवालों का अध्ययन करेंगे कि अभी हाल में ही वाकाटकों द्वारा निर्गत ताम्र बहुल्य वाले सिक्के कहाँ से मिले हैं। तो आपको बताएं कि ताम्र मतलब तांबा, गुप्तों के ताम्र सिक्के बहुत ही कम हैं। वही वाकाटकों द्वारा निर्गत किए गए बड़ी संख्या में ताम्र बहुल्य परिणाम वाले सिक्के वर्धा क्षेत्र से मिले। कहाँ से, वर्धा से। ठीक है, नागपुर जिला में रामटेक के निकट मानसर नामक स्थान से उत्खनन के दौरान इसी प्रकार के सिक्के मिले हैं। बसाड़, वैशाली व भीत व नालंदा से भी बड़ी संख्या में मुहर व सिले प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज के श्रृंगार प्रकाश की एक पांडुलिपि में विशाखा दत्त के लुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्त का एक अंश मिलता है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि भोज का जो श्रृंगार प्रकाश रचना है उसकी एक पांडुलिपि में विशाखा दत्त का जो नाटक गायब हो गया, कौन सा, देवी चंद्रगुप्त, उसका एक अंश मिलता है किसके, भोज के श्रृंगार प्रकाश में। ठीक है, और जो आपको बता दें कि यही जो है गुप्तों के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है, देवी चंद्रगुप्त। अब तर्क कह रहा है कि मंजूश्री नामक एक महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ का एक अध्याय भारत के इतिहास पर आधारित है, जिसमें गौड़ व मगध के इतिहास को प्राथमिकता दी गई है। तो मंजूश्री नाम का एक महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ का एक अध्याय जो है भारत के इतिहास पर आधारित है, जिसमें गौड़ व मगध के इतिहास को प्रायोरिटी दी गई है। ये भी कथन सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, पर एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि गुप्त अभिलेखों में 319 ईस्वी में प्रारंभ होने वाले संवत का वर्णन है। ये हमारा अगला प्रश्न है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका अल बेरूनी।
अल्बेरोनी का नाम आपने सुना होगा कि गुप्तों की वंशावली में प्रथम 2 गुप्त शासकों महाराज गुप्त व घटोत्कच का उल्लेख है। लेकिन अल्बेरोनी के तहकीक हिंद की माने तब गुप्त अभिलेख में तिथियों के लिए जिस संवत का प्रयोग किया गया वह 319-20 ईस्वी से आरंभ होता है। निश्चित रूप से यह तृतीय गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका काल है आपका 319 से 300 आपका मतलब कि 55-56 ईस्वी तक का। तो राज्यारोहण का ये जो मतलब कि सवाल है कि निश्चित रूप से ये तृतीय गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण का मतलब यह काल था। तो इसके साथ ही गुप्त साम्राज्य की नींव रखी गई थी। अभिलेखों में उसे महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है, जो बाद में साम्राज्यवादी सम्राट का परिचायक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त द्वारा कब्जे में लिए गए राज्य और राजाओं की चर्चा इलाहाबाद प्रशस्ति के 19वीं और 20वीं पंक्ति में किए गए हैं। उनका आधुनिक नाम से उनका मिलान कीजिए। यानी कि समुद्रगुप्त जो बहुत सारे राजाओं को वंशों को कब्जा में लिया था, वो एक तरह से उसका आर्यावर्त का दक्षिणावर्त का मैक्सिमम राजाओं को वो अपने कब्जे में लिया था, इसलिए उसको नेपोलियन कहा है बाद में, लेकिन नेपोलियन से तुलना गलत है, नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कोट्टूर। तो कोट्टूर का जो नाम है इसमें से कोट्टूर का नाम कोठूर, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट विकल्प बिल्कुल सही है। आपको बताया कि कोट्टूर उड़ीसा के गंजाम जिला के महेंद्रगिरी के निकट था। और पिष्टपुर का आधुनिक नाम जो है सो पीठपुरम है, ये भी सही है। और देवराष्ट्र का आधुनिक नाम येल्लम चिली है, ये देवराष्ट्र विशाखापत्तनम जिला में था, ये भी सही है। और पिष्टपुर कहा था आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिला का मॉडर्न पीठपुरम। और कुत्थलपुर का कुट्टलपुर, ये बिल्कुल गलत है। कुत्थलपुर तमिलनाडु के अरकट जिला के कुट्टलपुर है, पर ये अभी तक पूरा कंफर्म नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 से 600 ईस्वी के बीच का राजनीतिक इतिहास मुख्यतः अभिलेखों व सिक्कों के आधार पर तैयार किया गया। तर्क कह रहा है कि गुप्तों के कुल अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि की कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो पहले तर्क की ओर देखिए, तर्क बिल्कुल सही कह रहा है कि गुप्तों के कुल अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि की हमको कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, केवल इस आधार पर कि मनुस्मृति व विष्णु पुराण में इन गुप्त शासकों के नाम के साथ गुप्त प्रत्यय जुड़ा है। इन्हें वैश्य वर्ग माना जाता रहा है, किंतु विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों का, कि वे क्षत्रिय थे। ऐसा मानने का आधार यह है कि उनका वैवाहिक संबंध लिच्छवी यानी कि जो क्षत्रिय थे तथा नागराज परिवार वो भी क्षत्रिय थे उनसे था। तो यानी क्षत्रिय से विवाह से वैवाहिक संबंध था, तो वे क्षत्रिय ही थे। ठीक है, तो तर्क क्या है, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर कथन जो कह रहा है कि सिर्फ जो है सो अभिलेख व सिक्कों पर आधारित है, ये क्या है मतलब कि अच्छा देखिए 300 से 600 ईस्वी के बीच राजनीति मुख्यतः अभिलेखों, हाँ ये भी तर्क भी सही है, दोनों सही है, पर एक दूसरे का क्या है कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त के शासन के अंत में उनके साम्राज्य में शामिल उत्तर भारतीय राज्य थे। ठीक है, तो आपको बताए ऑप्शन आपके सामने हैं। समुद्रगुप्त के शासन के अंत तक उसके साम्राज्य में आपको बताए कि ये जो विकल्प दिए कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासन के अंत में कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पश्चिम पंजाब, राजस्थान, सिंध, गुजरात को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत के राज्य सम्मिलित थे। इनमें मध्य भारत के जबलपुर के पूर्व स्थित पठारी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी तटीय क्षेत्र में चिंगेलपुट नामक जिला तक का क्षेत्र आता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि ये इन राज्यों को छोड़कर सारे राज्य उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो यहाँ पर नन आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि दत्त देवी और समुद्रगुप्त का पुत्र था, उसकी उपाधियाँ थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल क्या है, 376 से 413 या 15 ईस्वी को परम भागवत व विक्रमादित्य की उपाधियाँ प्राप्त है। दिल्ली के मेहरौली में अवस्थित एक लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण एक संस्कृत अभिलेख में चंद्र नामक एक राजा का उल्लेख है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और फिर नाग शासक चंद्रांश, मालवा के चंद्रवर्मन
इन सब से जो है सो अनुमान लगाया जाता है कि ये इन सब का कोई किसी का नाम मेहरौली के वो जो स्तंभ है उस पर चंद्र लिखा हुआ है, इस सब का हो सकता है। पर सर्वप्रथम सबके मान्यता ये है, सबसे ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि नहीं, वो चंद्र जो लिखा है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, जो कि दत्त देवी व समुद्रगुप्त का पुत्र था, जिसकी उपाधि थी परम भागवत की भी और विक्रमादित्य की भी, दोनों की दोनों उपाधि इसकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन गुप्त शासकों के सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्रण है और उसने मतलब कि अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था। ठीक है, तो आपको बताया कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन तो समुद्रगुप्त भी किया था, लेकिन पूछ रहा है कि भाई उसके सिक्कों पर भगवान कार्तिकेय का भी चित्रण है, तो वो हो जाएगा आपका कुमारगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त को मिला और इसी ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और अपने सिक्के पर भगवान कार्तिकेय का चित्र अंकन किया। वाकाटकों का वैवाहिक संबंध, वाकाटक से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वाकाटकों का वैवाहिक संबंध निम्न किन राजवंशों से था? वाकाटकों का वैवाहिक संबंध, तो आपको बताए वाकाटकों का वैवाहिक संबंध गुप्त से तो था ही, और नाग जो थे, नाग तो पद्मावती के ये राजा थे, इनसे भी संबंध था। कदम्ब ये कर्नाटक के थे और विष्णु कुंडिन ये आंध्र प्रदेश के थे। इन सारे के सारे से वाकाटकों का वैवाहिक संबंध था। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति प्रथम की तुलना अजंता अभिलेख में किससे की गई है? ठीक है, आपको बताएं कि विंध्य शक्ति प्रथम, ठीक है, तो वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति प्रथम। तो इनकी तुलना अजंता अभिलेख में किन से की गई है? आपको बताया कि हरिसेन के समय में निर्गत किए गए अजंता अभिलेख में उसकी सैन्य शक्तियों का काव्यात्मक चित्रण किया गया है। युद्धों में उसके घोड़े के खुर से उड़ी धूल की आंधियों ने सूर्य को ढक लिया था। उसने अपनी भुजा की शक्ति से संपूर्ण धरती को जीत लिया। उसकी महानता की तुलना पुरंदर उपेंद्र सबसे की गई है और विंध्य शक्ति को द्विज कहा गया। और वाकाटक अभिलेखों में इस राजवंश के शासकों को विष्णु वृद्ध गोत्र का ब्राह्मण किया गया है। तो विष्णु विंध्य शक्ति प्रथम की तुलना अजंता अभिलेख में किससे की गई है? पुरंदर से और उपेंद्र से। ठीक है, ए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पुरंदर मतलब कौन? पुरंदर मतलब इंद्र। और एक बात और जान लीजिए, उपेंद्र मतलब क्या होता है? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, उपेंद्र मतलब विष्णु। ठीक है, उपेंद्र मतलब विष्णु, तो इंद्र और विष्णु से तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने वाला, एक प्रश्न तो इसी में शामिल हो गया कि भाई 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो वो प्रवरसेन। उसकी राजधानी क्या थी? तो आपको बताया कि प्रवरसेन की जो राजधानी थी वो कंचानक थी, जिसका आधुनिक नाम नाचना है। तो ए और बी बोथ है, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए, एग्जाम में पूछेगा। पुराणों में जो प्रवरसेन है 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने वाला, इसका पुराणों में नाम परवीर मिलता है। यह इस राजवंश का दूसरा शासक था जिसने राज्य का विस्तार दक्षिण में विदर्भ और दक्कन के जुड़े हुए क्षेत्रों तक किया। उसकी राजधानी कांचनक यानी कि आधुनिक नाम नाचना थी। उसके पुत्र गौतमी पुत्र और एक नाग शासक भवनाग की बेटी के बीच हुए विवाह को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संबंध के रूप में देखा जाता है। पुराणों में प्रवीर के द्वारा संपन्न किए गए वाजपेय व वजीमेघ यज्ञों का उल्लेख है, जिसके आधार पर संपत्ति दान में दी गई। अभिलेखों में उसके द्वारा किए गए 4 अश्वमेध यज्ञों तथा अन्य ब्राह्मण अनुष्ठानों की चर्चा है। वाकाटक शासकों में केवल प्रवरसेन प्रथम को सम्राट की उपाधि दी गई, अन्यथा अन्य सभी शासकों ने मात्र महाराजा की उपाधि ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक राजवंश पुराणों के अनुसार कितने भागों में बट गए? यानी प्रवरसेन फर्स्ट के बाद वाकाटक राजवंश पुराणों के अनुसार कितने भागों में बट गया? ठीक है, पुराण के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताया कि पुराणों के अनुसार तो 4 भागों में बटा, पर वास्तव में वाकाटक राजवंश 2 ही भागों में बटा था। ऐसे वाकाटकों के 2 राजनीतिक केंद्र के अस्तित्व होने के आधार पर कहा जा सकता है। कौन कौन केंद्र था? पदमपुर, नंदीवर्धन, परवरपुर वंश और वत्स गुल्म वंश। ठीक है, ऐसा लगता है कि प्रवरसेन के जीवन काल में ही वाकाटक साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया था। पदमपुर, नंदीवर्धन, परवरपुर वंश और दूसरा जो है सो वत्सगुल्म वंश। तो ये जो पहला वाला भाग है पदमपुर, नंदीवर्धन, परवरपुर वंश, उसका प्रतिनिधित्व रुद्रसेन फर्स्ट ने किया, जो कि प्रवरसेन फर्स्ट का उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो प्रवरसेन के बाद बना रुद्रसेन फर्स्ट, जिसने फर्स्ट शाखा का नेतृत्व किया, पदमपुर, नंदीवर्धन, परवरपुर वंश। ठीक है, दूसरी शाखा वत्सगुल्म वंश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
वाकाटकीय वंशीय वह शासक जिसकी तुलना महाभारत के नायक युधिष्ठिर से की गई है। तो रुद्रसेन, ये पहले सबसे पहले कौन बना? ये मतलब कि प्रवरसेन प्रथम, उसके बाद आपका बना कि रुद्रसेन फर्स्ट। ठीक है, वो जो कि किस पहले शासक, पहले वंश का संस्थापक था। कौन सा वंश? पदमपुर, नंदीवर्धन, प्रवरपुर वंश। ठीक है, तो वाकाटकीय वंश से वह शासक जिसकी तुलना महाभारत के नायक युधिष्ठिर से की गई है, तो वो था आपका पृथ्वीसेन प्रथम। थोड़ा सा जान लीजिए कि रुद्रसेन फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन बना? पृथ्वीसेन फर्स्ट, जिसे वाकाटक अभिलेखों में एक महान विजेता कहा गया है। अपनी सत्यवादिता, सहिष्णुता और धैर्य जैसे गुणों के कारण उसकी तुलना युधिष्ठिर से की गई है। पदमपुर उसके काल में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। पृथ्वीसेन फर्स्ट के राज्यकाल के अंतिम चरण में उसके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती के साथ संपन्न हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि रुद्रसेन की शीघ्र मृत्यु के बाद उसके पुत्र दिवाकर सेन, दामोदर सेन व प्रवर सेन नाबालिग थे, इसलिए प्रभावती गुप्त को एक लंबे समय तक महिला के रूप में शासन करना पड़ा था। अब सवाल है कि प्रभावती गुप्त जो शासक बन गई भाई, मतलब कि प्रवरसेन ये वाले वंश का, पदमपुरा, नंदीवर्धन, प्रवरपुर वंश का, तो इसकी राजधानी क्या थी? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेखों से उसकी पैतृक वंशावली और संबंधों पर अधिक जोर दिया गया है। ठीक है, प्रभावती गुप्त के अभिलेखों में उसका धारण गोत्र बतलाया गया है जो कि विष्णुवृत्त गोत्र से भिन्न है, जिसमें उनकी शादी हुई। इस काल में वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन थी, जिसे नागपुर से 28 किलोमीटर दूर नंदर्धन या नागर्धन गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो कौन सी राजधानी थी? नंदीवर्धन। राम की लंका यात्रा व रावण विजय पर आधारित कृति सेतु बंध के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, राम की लंका यात्रा व रावण विजय पर आधारित है सेतु बंध, जिसको हम जो है सो दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है रावण वहो। प्राकृत भाषा में इसका नाम है रावण वहो। ठीक है, इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसके रचयिता माने जाते हैं प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, अगला सवाल, वाकाटकों की वत्सगुल्म शाखा का संस्थापक कौन था? तो आपको बताया कि वत्सगुल्म वाकाटकों की दूसरी राजधानी आधुनिक अलोका जिले के वर्षम के रूप में चिन्हित किया गया है। संस्थापक सरसेन फर्स्ट, जिसे धर्म महाराज की उपाधि ग्रहण की, उसके रचना हरविजय की लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की। यानी कि ये जो सरसेन फर्स्ट है, ये क्या है? वाकाटकों की वत्सगुल्म शाखा का संस्थापक है, और इसकी रचना क्या है? हरविजय। ठीक है, और ये हरिसेन था, ये उसका अंतिम शासक था, ये लास्ट शासक था वत्सगुल्म शाखा का। वही वो वंश क्या था? दो भाग में बटा था वाकाटक प्रवरसेन फर्स्ट के बाद। कौन कौन? पदमपुर, नंदीवर्धन, प्रवरपुर वंश और वत्सगुल्म वंश। तो वत्सगुल्म वंश का संस्थापक सरसेन फर्स्ट, अंतिम हरिसेन। वही पदमपुर, नंदीवर्धन, प्रवरपुर वंश का पहला शासक रुद्रसेन फर्स्ट, फिर पृथ्वीसेन फर्स्ट, फिर रुद्रसेन द्वितीय, साथ में प्रभावती गुप्ता, फिर प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, और पृथ्वीसेन द्वितीय उस वंश का अंतिम शासक था। कन्फ्यूज कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा वीडियो स्लो करके। ठीक है, स्पीड घटा के। सर्वसेन, हमारा अगला सवाल कथन और तर्क वाला है। सर्वसेन फर्स्ट जो था वो प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, यानी कि वत्सगुल्म शाखा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सर्वसेन फर्स्ट जो है प्राकृत भाषा का कवि है, और उसने हरविजय नामक ग्रंथ की रचना की, जिसकी बाद में आलोचकों ने भी प्रशंसा की। तो ठीक है, सर्वसेन क्या है? प्राकृत भाषा का कवि था। कौन है सर्वसेन? वत्सगुल्म शाखा का संस्थापक है। ठीक है, सर्वसेन प्रथम प्राकृत भाषा का कवि था, और उसने प्राकृत भाषा में हरविजय नामक कृति की रचना की, जिसकी आलोचक तक ने भी प्रशंसा की है। तो ये दोनों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अजंता गुफा अभिलेख में वराहदेव के अनुसार हरिसेन ने इन क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, तो आपको बताएं कि यहाँ पे हमारा वत्सगुल्म शाखा का अंतिम शासक हरिसेन था। ठीक है, ये हरिसेन की बात चर्चा चली। तो वत्सगुल्म शाखा का अंतिम ज्ञात शासक हरिसेन था, जिसने अपने राज्यारोहण के बाद तीसरे वर्ष में थालनेर पट्टिकाओं को निर्गत किया। अजंता गुफाओं की बहुत सारी रचनाएं उसके शासनकाल की है। ठीक है, अजंता गुफाओं की ढेर सारी रचनाएं उसके शासनकाल की। याद रखिएगा, किसके शासनकाल की? भाई हरिसेन के शासनकाल की। गुफा संख्या 16 तथा निकटवर्ती घटोत्कच गुफा
में उत्कीर्ण अभिलेख उसके एक मंत्री वराहदेव के आदेश से निर्गत किए गए थे। गुफा संख्या 17 से प्राप्त अभिलेख को उसके अधीनस्थ शासक ने उत्कीर्ण कराया था। इन अभिलेखों में वाकाटकों के वंशगुण शाखा के राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये जो वराहदेव के अनुसार हरिसेन ने किन क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया था, कुंतल, कलिंग, अवंती, कौशल, ये सारे के सारे आंसर हो जाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि त्रिकुट और लाट जो कि आंध्र प्रदेश में है, उन पर भी इनके शासन का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग जो थे प्रसिद्ध चीनी यात्री, उसके अनुसार मिहिर कुल की राजधानी क्या थी? ठीक है, मिहिर कुल तोरमान का बेटा वह उत्तराधिकारी था। उसका एक अभिलेख ग्वालियर में मिलता है। कौन सा वंश है भाई? हुन वंश। रात तरंगिणी में मिहिर कुल की क्रूरताओं का वर्णन है। उस स्रोत के अनुसार उसने गांधार कश्मीर क्षेत्र में शासन किया था। तो उसकी ह्वेनसांग के अनुसार मिहिर कुल की राजधानी थी भाई साकल, आधुनिक सियालकोट, पाकिस्तान। रामगुप्त की चर्चा किन स्रोतों में है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले जान लीजिए देवी चंद्रगुप्त, ठीक है, देवी चंद्रगुप्त विशाखादत्त की रचना भी हमने बताया, जिसका वो जो हमने बताया था कि किस ग्रंथ में वर्णित है, इसका देवी चंद्रगुप्त का एक अंश, वह भी हमने बताया था। तो देवी चंद्रगुप्त जो है विशाखदेव या विशाखादत्त के लुप्त रचना है और भोज के श्रृंगार प्रकाश की पांडुलिपि में इसके 3 खंड मिले। वह रामचंद्र तथा गुणाचंद्र के नाट्य दर्पण में इसके 6 खंड मिलते हैं। दूसरी रचना हर्षचरित है, जिसके रचयिता बाणभट्ट है। फिर मजमत उल तवाविक है, ठीक है, मजमत उल तवाखिव। तो ये अबुल हसन अली की फारसी रचना है। इन तीनों के तीनों ग्रंथ में रामगुप्त की चर्चा मिलती है। सी आंसर हो जाएगा, डी। अगला सवाल, निम्नलिखित किन शिलालेखों में कुमारमात्यों की 2 पीढ़ियों का उल्लेख मिलता है? तो आपको बताया कि कुमारगुप्त द्वारा प्रेरित करमदंड शिलालेख में मंत्री कुमारमात्यों की 2 पीढ़ियों का उल्लेख है। शिखर स्वामी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में था, और शिखर स्वामी का पुत्र पृथ्वी सेन जो कि कुमारगुप्त प्रथम के भी काल में था। ठीक है, तो यानी शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में और पृथ्वी सेन कुमारगुप्त फर्स्ट के काल में। तो एक जनरेशन हो गया ना कि बाप जो है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में और बेटा पृथ्वी सेन क्या है, कुमारगुप्त फर्स्ट के काल में। पृथ्वी सेन को महाबलाधिकृत भी बतलाया गया है। तो किस में वर्णित है भाई? करमदंड शिलालेख में। गुप्त साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें देश या भुक्ति कहा जाता था, जिसका शासन गवर्नर के अधीन था, इन्हें कहा जाता था। ठीक है, यानी गुप्त साम्राज्य क्या था? प्रांतों में बटा था। तो गुप्त साम्राज्य प्रांतों को क्या कहते थे? देश या भुक्ति कहते थे। एक प्रश्न तो ये हो गया। और इसका शासक कौन होता था? प्रांत या भुक्ति का मतलब देश या भुक्ति का गवर्नर। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब गवर्नर को क्या कहा जाता था? तो आपको बताया गवर्नर को इनमें से कहा जाता था उपरीक। ठीक है, इसकी नियुक्ति सीधे सम्राट के द्वारा की जाती थी। वैशाली से प्राप्त एक मुहर में तीर भुक्ति के उपरीक की चर्चा की गई है। दामोदर पत्र ताम्रपत्रों में एक पुंडवर्धन भुक्ति के उपरीक चिराग दत्त का उल्लेख है, जिसकी नियुक्ति सम्राट कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी। फिर से कथन और तर्क वाला प्रश्न है। ठीक है, कथन कर रहा है गुजरात के शक क्षत्रप राजवंश पर विजय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता थी। यानी कि गुजरात के शक को जो जीता था ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये इसकी सबसे बड़ी सक्सेस थी। और इससे भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों के प्रवेश का मार्ग मिल गया। ठीक है, यानी कि ये जो गुजरात का शक जीत लिया तो भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को प्रवेश मिल गया। ठीक है, तो ए और आर ये बी भी कारण भी सही है और कथन भी सही है, तो दोनों सही है पर एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गुप्त काल में राजा की रक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारियों में शाही सुरक्षा के लिए जो सैनिक लगे रहते थे उनको क्या कहते थे? ठीक है, तो पहले जान लीजिए थोड़ा सा कि बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कौन होते थे। ठीक है, सेना के उच्चस्थ अधिकारी के रूप में इन दोनों का उल्लेख है, बलाधिकृत और महाबलाधिकृत में। ठीक है, अभिलेख और मुहर में सेना के उच्च अधिकारी के रूप में किनका उल्लेख है? उच्चस्थ अधिकारी में बलाधिकृत और महाबलाधिकृत का।
और महाप्रतिहार जो होते थे, यही हमारा जवाब होगा महाप्रतिहार। ये शाही सुरक्षा के लिए सैनिक होते थे गुप्त काल में। वैशाली अभिलेख में विनयपुर नामक महाप्रतिहार व तरवर के पदोपरासीन व्यक्ति का उल्लेख है। 350वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित किन नरेशों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था? ये हमारा अगला प्रश्न है कि मतलब वो कौन कौन से नरेश है जिन्होंने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था। ठीक है, तो जान लीजिए कि सबसे पहले इसमें परवर सेन फर्स्ट, ठीक है, अश्वमेघ भी और वाजपेयी भी। उसके बाद आ जाएगा शांतमूल फर्स्ट, अश्वमेघ भी वाजपेयी भी। ठीक है, सी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। शांतमूल परवर सेन फर्स्ट के बारे में तो हमने आपको एकदम पीछे एकदम डिटेल से इसी वीडियो में बतलाया है। और शांतमूल फर्स्ट जो है इक्ष्वाकु वंश का सम्राट था। इन्होंने भी अश्वमेघ, अग्निहोत्र व अग्नि स्तोमा तथा वाजपेयी यज्ञ करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक साम्राज्य जो था वह प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, वाकाटक साम्राज्य क्या था? प्रांतों में विभाजित था। तो उन प्रांतों को क्या कहा जाता था, ये हमारा सवाल है। तो वाकाटक अभिलेखों में उनकी प्रशासनिक संरचना की जानकारी अपेक्षाकृत कम ही मिलती है। वाकाटकों का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिन्हें राष्ट्र, ठीक है, क्या कहा जाता था? जिन्हें राष्ट्र या राज्य कहा जाता था। तो राज्य, इसमें राज्य ही है तो राज्य आंसर होगा। राष्ट्र भी रहे तो राष्ट्र रहे सिर्फ तो राष्ट्र देना है, राज्य रहे तो राज्य देना है, दोनों रहे तो दोनों देना है। अब गुप्त शासक है और उनकी उपाधियों की चर्चा है। इसमें से जो आपको गलत लगता है वो चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम की जो विरुद्ध थी या उपाधि थी वो महेंद्र द्वितीय की थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि जो थी वो महेंद्र द्वितीय की थी। अगला विकल्प देखिए, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, इसकी उपाधि जो है सो कर्मादित्य की थी। ठीक है, स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी? कर्मागुप्त की थी, कर्मादित्य की थी। और समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? क्रमादित्य। कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। उसने दुर्गों को पराजित किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, तो स्कंदगुप्त का नाम क्या है भाई? क्रमादित्य या विक्रमादित्य। और ये शक्रादित्य नहीं है, तो ये बी क्या हो जाएगा? गलत मिलान हो जाएगा। समुद्रगुप्त को कविराज तो कहा ही गया है और कुमारगुप्त का महेंद्र द्वितीय तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक प्रशासनिक इकाइयों को अवरोही क्रम में सजाए। ये हमारा अगला प्रश्न है। वाकाटक प्रशासनिक इकाइयों को अवरोही क्रम में सजाए। तो सबसे पहले जो आएगा आपका वो आएगा राष्ट्र। फिर इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका राष्ट्र के बाद, एक मिनट इसका नंबरिंग कर दे। सबसे पहले सबसे ऊपर जो आएगा वाकाटक में वो राष्ट्र या राज्य, अभी हमें बताया प्रांतों को कहा जाता था, तो राष्ट्र आएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा विषय, जिला, और सबसे लास्ट में आएगा आहार। ठीक है, तो CA भी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कथन और कारण वाला। ठीक है, अगला सवाल आपका कथन और कारण वाला सवाल है। देखिए, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ये तो सभी जानते हैं, इसमें कोई गलती नहीं कर सकते हैं। अब कारण कर रहा है कि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है। तब होता है फाहियान 399 से 414 उसका भ्रमण काल है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य 376 से 413-15 जिसका काल है उसके दरबार में आया था। उसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज व संस्कृति का वर्णन किया है। वह मध्य देश की जनता को सुखी व समृद्ध बताता है। उसके समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और फाहियान ने तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा उत्तर कि सिर्फ और सिर्फ आपका ए सही है, पर आर क्या है? गलत है।
ऐसा वो कोई वर्णन नहीं किया। जो वर्णन किया वो हमने आपको बता दिया कि मध्य देश के बारे में लिखा है, समाज व संस्कृति मध्य देश का वर्णन किया है, और फिर पाटलिपुत्र व उज्जैनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, ये बात भी वो फाहियान लिखता है, यही पूछता भी है। वाकाटक काल में राज्यों का प्रशासन प्रांतीय गवर्नरों के हाथ में था, जिन्हें कहते थे, तो इन्हें कहते थे राज्याधिकृत। ठीक है, ये जो वाकाटक काल में राज्यों का प्रशासन प्रांतीय गवर्नरों के हाथ में था, इन्हें राज्याधिकृत कहते थे। बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के, ये जो बयाना निधि है बड़ा ही प्रसिद्ध है, बहुत पूछता है। इसमें बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के के बारे में आपको ढेर सारे विकल्प दिए हुए हैं। ये बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के चंद्रगुप्त फर्स्ट से, आपको बताया चंद्रगुप्त फर्स्ट से बुद्धगुप्त तक का है। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट से बुद्धगुप्त तक का। बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह ऐसी जगह है जहाँ से बड़ी संख्या में गुप्त सिक्कों की प्राप्ति हुई है। सिक्कों का सिलसिला चंद्रगुप्त फर्स्ट से स्कंदगुप्त तक के काल तक चला था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि स्कंदगुप्त के काल का केवल एक सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ है, जबकि सर्वाधिक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भूमि माप के लिए प्रयुक्त इकाई को बढ़ते क्रम में सजाए, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी कि आपको सबसे छोटा से सबसे बड़ा जाना है। ठीक है, तो सबसे छोटा आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे इसमें छोटा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आठवाप। ठीक है, आठवाप क्या हो जाएगा, वो सबसे छोटा हो जाएगा। इसमें क्या होता था, आठवाप में आपका होता था आधा एकड़ तक का ज़मीन, आधा एकड़ जो ज़मीन होता था वो आठवाप कहलाता था। ठीक, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, आठवाप से बड़ा हो जाएगा आपका द्रोणवाप, यानी द्रोणवाप में क्या होता था, दूसरा नंबर पर द्रोणवाप हो आएगा, ये पहला, दूसरा पर द्रोणवाप। इसमें 2 एकड़ तक, ठीक है, 2 एकड़ तक का ज़मीन जो है सो द्रोणवाप के द्वारा मापा जाता था। ठीक, और फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा कुल्लेवाप। ठीक है, कुल्लेवाप में 12 से 16 एकड़ तक का ज़मीन मापा जाता था। और सबसे अंतिम में आएगा पाटक 60 से 80 एकड़। ठीक है, इस हिसाब से इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी सबसे पहले आठवाप आधा एकड़ तक, फिर में द्रोणवाप 2 एकड़ तक, फिर कुल्लेवाप 12 से 16 एकड़, और पाटक ये पूरा सबसे बड़ा 60 से 80 एकड़। ठीक है, अन्य शब्दों में एक प्रवर्तवाप भी आता है, जो शायद कुल्लवाप से कहीं छोटी इकाई थी, यानी कुल्लवाप से भी छोटी हो गई। और पादावर्त एक होता है, पदावर्त 1 फीट से कुछ अधिक, तथा भूमि इत्यादि का भी प्रयोग हुआ है। खैर ये सब आगे की बात है, इतना जो हम बोले वो याद रखें, ये एग्जाम में पूछता है। मनुस्मृति में राजा के कुल उपज का कितना हिस्सा लेने की बात की गई है। तो मनुस्मृति में राजा के कुल उपज का या तो 6 में से 1 लीजिए, या आप 8 में से 1 लीजिए, या 12 में से 1 लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने बताया कि भूमि माप की इतनी सारी पद्धतियाँ थी, पाटक, कुल्लवाप, आठवाप, द्रोणवाप। ठीक है, तो भूमि माप की अधिक पद्धतियों से यह संदेश मिलता है कि भूमाप की कोई निश्चित इकाई नहीं थी। ठीक है, और कारण कह रहा है कि गुप्त वाकाटक काल में आठवाल, द्रोणवाप, कुल्लवाप आदि कई इकाइयाँ थी। देखिए कारण भी बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई कितने सारी इकाइयाँ थी, सबसे छोटा आठवाप, फिर द्रोणवाप, फिर जो है सो कुल्लवाप, फिर पाटक। क्यों इतनी सारी, क्यों, क्योंकि कोई माप की निश्चित इकाई नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, और एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमरकोश जो ग्रंथ है उसमें 12 प्रकार की भूमियों की सूची दी गई है। ठीक है, कुल 12 प्रकार की, उसमें से हम इसमें 4 आपके लिए लेकर आए हैं, तो उसको आपको मिलान करना है। ठीक है, तो अपरहत, अपरहत जो होता था, अपरहित, ये अपरहत है, ये अपरहित नहीं है, ये अपरहत, इसको ऐसे लिखेंगे अपरहत। ठीक, तो अपरहत जो भूमि था वो पड़ती भूमि को अपरहत कहते थे। सरकरावती
ये बलुआही ज़मीन को सरकरावती कहते थे, तो बी तो बिल्कुल सही लगा हुआ है। फिर है नदी मात्रक, यानी नदी से जिसका, ऐसी भूमि जो नदी से जिसका हम इरिगेशन या सिंचाई करते थे, तो ये नदी मात्रक कहलाती थी। और खिल क्या होता था भाई साहब? खिल होता था कृषि योग्य प्रतिभूमि। ठीक है, क्लियर। चलिए थोड़ा सा और जान लीजिए। ऊसर बंजर को कहते थे, मरु मतलब मरुस्थल। अब नदी मातृक मतलब नदियों से सिंचित, और देव मातृक मतलब वर्षा से सिंचित। खिल मतलब कृषि योग्य प्रतिभूमि, और क्षेत्र मतलब कृषि योग्य भूमि। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस अभिलेख द्वारा पिता द्वारा पुत्र को प्रशासनिक दायित्वों के हस्तांतरण का उल्लेख मिलता है? यानी कि पिता ने अपने पुत्र को प्रशासनिक दायित्वों का हस्तांतरण किया था। तो ये इसका जवाब हो जाएगा आपका मंदसौर अभिलेख। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? मंदसौर अभिलेख। पहले लेकिन एरन स्तंभ अभिलेख के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि बुद्धगुप्त संवत 165 AD के इस अभिलेख में महाराज सुरसिमचंद्र को एक लोकपाल कहा गया है, जिसके अधीन कलिंदी व नर्मदा नदियों के बीच का क्षेत्र था। यह लोकपाल का अर्थ प्रांतीय गवर्नर प्रतीत होता है। वही मंदसौर अभिलेख में ये पिता के द्वारा पुत्र के प्रशासनिक दायित्वों के हस्तांतरण की जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जान लीजिए कि सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की विस्तृत जानकारी मिलती है कि किस प्रकार मौर्य काल में बने इस जलाशय का जीर्णोद्धार कौन कराया था? रुद्रदामन के काल में किया गया था। और इस अभिलेख में उद्धृत है कि स्कंदगुप्त ने परमदत्त को सौराष्ट्र का गोप्ती या राज्यपाल नियुक्त किया था। परमदत्त अपने पुत्र चक्रपलित को उस नगर के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जिस नगर में यह अभिलेख उत्कीर्ण है। गुप्त संवत 136 AD यानी 455-56 AD में अत्यधिक वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया, तो चक्रपलित द्वारा 2 वर्षों के बाद निर्माण कार्य के बाद इन्हें पुनः इसे 137 AD यानी 456-57 में बांधा गया। इस अभिलेख से पिता के द्वारा पुत्र के प्रशासनिक दायित्वों के हस्तांतरण अथवा जलाशय निर्माण में प्रांत की भूमिका जैसे विषयों के बारे का पता चलता है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब जो हो जाएगा वो मंदसौर नहीं, क्या हो जाएगा? जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, जूनागढ़ अभिलेख इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक शासक उसका काल करता गया और लास्ट में परमदत्त ने अपने पुत्र चक्रपलित को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जिस नगर में अभिलेख उत्कीर्ण था। और चक्रपलित ने भी जो है सो मतलब यहाँ पर बांध बनवाया था। तो यहाँ पर ये जूनागढ़ अभिलेख से इतनी सारी जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछता है। हमने कई सारी बातें इसके बारे में बताई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहले देखिए भंडगाराधिकृत। ठीक है, भंडगाराधिकृत। तो भंडगाराधिकृत जो होते थे वो जो है सो मतलब कि कोष का काम करते थे। क्या है? ये जो भंडाराधिकृत होते थे ये नीचे जाना पड़ेगा, कोष का काम करते थे। 4 में इसको राजस्व के बदले हटा क्या कर लीजिए? कोष। तो भंडाराधिकृत से वो कोष का काम करते थे। फिर दशापराधिक जो थे वो न्याय विभाग से जुड़े थे, दशापराधिक। फिर महाक्षपटलिक जो थे वो जुड़े थे आपके अभिलेखागार से। ठीक है, महाक्षपटलिक जो अभिलेखागार से जुड़े हुए थे। और शौल्किक जो थे वो राजस्व से जुड़े हुए थे। ठीक है, शौल्किक किससे जुड़े हुए थे? राजस्व से। थोड़ा सा और जान लीजिए गुप्त काल के बारे में कि महासेनापति जो होता था युद्ध क्षेत्र का सैन्य संचालक होता था। महादंडपाशिक होता था, सेना के लिए आवश्यक सामग्री का प्रदान करता था। वही महादंडपाशिक पुलिस विभाग का भी प्रधान होता था। ठीक है, एक होता था महादंड नापक, ये युद्ध व न्याय संबंधी कार्य करता था। एक होता था महासंधि विग्रहिका, इस पद को धारण करने वाला का कार्य राजदूत का था। एक होता था भंडाराधिकृत, ये राजकीय कोष का प्रधान था। जैसे अभी हमने बताया तो भंडाराधिकृत क्या था? राजकीय कोष का प्रधान था। महाक्षपटलिक जिसके बारे में हमने अभी भी बताया, यह अभिलेख विभाग का प्रधान था। महापीलुपति ये गज सेना का अध्यक्ष था। शौल्किक क्या था? राजस्व विभाग का प्रमुख था। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त
दोनों ने अश्वमेध भांति सिक्के चलाए। दोनों ने अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ का संपादन का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध भांति के सिक्के चलाए थे और दोनों ने ही अपने अभिलेख में अश्वमेध यज्ञ का संपादन का उल्लेख नहीं किया है। तो बिल्कुल सही है कि भाई दोनों ने अश्वमेध भांति के सिक्के चलाए थे। हमने आपको पहले भी बताया था, आज भी जान लीजिए कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध भांति के सिक्के चलाए, पर दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इन सिक्कों के मुख्य भाग पर यज्ञ यूप में बंधे घोड़े का चित्र तथा मुद्रालेख राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्ग लोक को विजय करता है उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति के साथ अश्वमेध पराक्रम अंकित है। वही कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि अभिलेखों में परम भागवत है। उसने अश्वमेध यज्ञ करके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों को चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की भी उपाधि परम भागवत व विक्रमादित्य थी और कुमारगुप्त प्रथम की भी परम भागवत थी। ठीक है, तो खैर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध भांति के सिक्के चलाए और दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया है। तो सिक्के चलाए, पर क्यों सिक्के चलाए? क्योंकि उसने अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया। तो मेरे विचार से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हो जाना चाहिए, क्योंकि पूछ रहा है कि भाई अश्वमेध भांति के सिक्के चलाए, क्यों चलाए? क्योंकि अभिलेख में उसका उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, पर वैसे इसका ऑफिशियल आंसर जो है कि ए और आर दोनों सही है, पर एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं करते, ये है सी है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि समुद्रगुप्त कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध भांति के सिक्के चलाए थे, पर क्यों चलाए थे ये वजह तो कारण में नहीं दिया हुआ है, इसलिए शायद सी लिया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। वाकाटक प्रांतों को राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है था। निम्नलिखित अभिलेखों में कुछ राष्ट्रों का जिक्र है। ठीक है, उससे उसका आप सही मिलान करिए। ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो वेल्लोरा अभिलेख, ठीक है, वेल्लोरा अभिलेख में जो है सो देखिए पहले सवाल को समझिए कि वाकाटक प्रांतों को क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय राज्य। निम्नलिखित अभिलेखों में कुछ राष्ट्रों का यानी कि प्रांतों का जिक्र है। ठीक है, उसका सही मिलान करना है। तो वेल्लोरा अभिलेख में किस प्रांत का जिक्र है? तो वेल्लोरा अभिलेख में आपका जिक्र है कि ये वेल्लोरा अभिलेख में आपका पक्कन राज्य का ये अरम्मी राज्य का उल्लेख हो जाएगा। फिर चम्मक अभिलेख में आपका भोजकन राष्ट्र, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। वेल्लोरा अभिलेख में जो है वो पक्कन राष्ट्र की चर्चा है और चम्मक अभिलेख है उसमें भोजकन राष्ट्र की चर्चा है। पंडूना में जो है सो वरुच राज्य की चर्चा है और दुधिया पट्टिका में ये जो है सो अरम्मी राज्य की चर्चा है। यानी कि सीधे 1 2 3 4 जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ यह घोषित करता है कि प्रजा राजा को इसलिए राजस्व देती है कि वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है? इसलिए भाई प्रजा जो है सो राजा को टैक्स देती है। तो ये ग्रंथ है आपका नारद स्मृति। वही नीतिसार जो पहला विकल्प है उसमें कामंदक की रचना है। नीतिसार में कहा गया है कि राजा को राजस्व व कर के संदर्भ में एक माली या दूध दूहने वाले इंसान की तरह होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 366 नंबर प्रश्न, इसका सी जवाब था। पहला ऐसा ग्रंथ जिसमें सुरक्षित रूप से राजकीय आदेशों के आधार पर बसाए गए ब्राह्मण की बस्तियों की सूचना मिलती है, तो वो ग्रंथ है आपका अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित है। और उनके विषय में कहा गया है कि राजस्व मुक्त हुआ करती थी ऐसी भूमि और उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था। वैसे ब्राह्मणों को दिए जाने वाले राजकीय अनुदान का जिक्र सबसे पहले उत्तर वैदिक साहित्य में हुआ था, किंतु प्रारंभिक साहित्य में इस संदर्भ में द्वैध वृत्ति का बोध मिलता है, यानी कि कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। भूमि अनुदानों में 4th सेंचुरी एडी के बाद काफ़ी वृद्धि हुई तथा 5th 6th सेंचुरी एडी से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के शासक भूमि अनुदान कर ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करवाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए जाने वाले गावों को क्या कहते थे? ब्राह्मण को जो गाव दिए जाते थे वो क्या कहलाते थे अनुदान में, ग्रांट के रूप में? तो आप जानते होंगे कि अग्रहार उसे कहा जाता था, ठीक। पर आज से जान लीजिए उसी को ब्रह्मदेव कहा जाता था, उसी को शासन कहा जाता था। यहाँ पर ABC तीनों विकल्प सही है। शिल्पाधिकारम में कनकी के पिता मनाकयन किस प्रसिद्ध नदी बंदरगाह के निवासी व जहाज के कप्तान थे? तो शिल्पाधिकारम में जो कनकी के पिता है मनाकयन, वो पुहार नदी बंदरगाह के निवासी व जहाज के कप्तान थे। शिल्पाधिकारम में मदुरई के कपड़े के व्यापारियों की एक गली की चर्चा है जहाँ सूती व रेशमी धागों से बने वस्त्रों का अंबार लगा रहता था। और शिल्पाधिकारम में यवन शिल्पकारों के नगरों में उपस्थिति का भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर पुहार इसका उत्तर हो जाएगा। किस प्रसिद्ध नदी बंदरगाह? तो पुहार। किस ग्रंथ में यह चर्चा की गई है कि सूदखोरी से प्राप्त धन जो होता है वह काला धन होता है? ये हमारा अगला सवाल है। तो वो ग्रंथ है आपका नारद स्मृति, ठीक है। नारद स्मृति यह कहता है कि देनदार या कर्जदार व्यक्ति को ऋण देने वाले व्यक्ति के घर में दास के रूप में जन्म लेना पड़ेगा ताकि वह अपने कर्म के द्वारा पूर्व जन्म में किए गए ऋण को चुका सके। यानी कि ऋण लीजिए तो पक्का चुकाइए, नहीं तो बड़े बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जातक कथाओं में मणि मेखलई एक देवी का नाम है, जो क्या है? तो जातक कथाओं में जो मणि मेखलई एक देवी का नाम है वो तटीय लोगों का रक्षा करने वाली देवी है। मणि मेखलई की कथा में श्रीलंका व जावा तक जाने वाले सामुद्रिक व्यापारियों का भी उल्लेख है। अगला सवाल, शिल्पाधिकारम में कितने प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा है? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताया कि सूती वस्त्र दक्षिण से होने वाले निर्यातों में प्रमुख स्थान रखता था। यह भी वर्णन है कि राजाओं के द्वारा बड़े बड़े सामूहिक नावों में भरकर चंदन की लकड़ी, मसाले, रेशम, कपूर इत्यादि जाड़े के मौसम में प्रारंभिक काल में निर्यात किए जाते थे। तो शिल्पाधिकारम में 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा है। अश्वमेध यज्ञ में अश्व को स्नान कराने का कार्य कौन करते थे? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं कि समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त प्रथम के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों के पृष्ठभाग पर एक खड़ी स्त्री है जो अपने हाथ में चामर लिए हुए है, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ में रानी जो वही होती थी, रानी वो अश्व को स्नान कराती थी और उसे चवर लेती, पंखा झलती थी, ठीक है। तो ये जो अश्व यानी घोड़े का स्नान कराने का कार्य जो होता था और पंखा झलने का काम, ये सारा काम कौन करती थी? भाई रानी करती थी। किस ग्रंथ में विधवा पुनर्विवाह के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको बताया अमरकोश में एक पुनर्भू व उसके पति एक द्विज जिसकी प्रधान पत्नी भी एक पुनर्भू ही थी उसका वर्णन है। कात्यायन ने पुनर्विवाहित विधवाओं से उत्पन्न पुत्र के उत्तराधिकार संबंधी बातों की चर्चा की है। उन्होंने ऐसी स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों की संपत्ति के अधिकारों की भी चर्चा की है जिन्होंने अपने नपुंसक पति का परित्याग कर दिया गया हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमरकोश वो ग्रंथ है जिसमें विधवा पुनर्विवाह के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग है। स्त्री धन के अंतर्गत सौदायिक क्या है? तो आपको बताएं कि विवाहोपरांत जो विवाह के बाद स्त्री को पति या पिता से जो धन मिलता था, उपहार मिलता था, पहले तो वो सौदायिक हो गया। फिर अविवाहित कन्या को जो उसके माता पिता भाइयों द्वारा दिया जाता, मतलब अविवाहित में भी और विवाहित में भी जो उपहार मिलते थे वो सब के सब सौदायिक के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रंथ में सर्वाधिक 15 प्रकार के दासों का वर्णन है? ये हमारा अगला सवाल है। मतलब निम्नलिखित किस ग्रंथों में सर्वाधिक 15 प्रकार के दासों का वर्णन है? तो फिर से इसका उत्तर हो जाएगा आपको नारद स्मृति। नारद स्मृति में दास प्रथा पर विस्तृत विवेचना की गई है और इसी में ये सारे चीज़ वर्णन है। दास किसको बनाया जाता था? जो कि युद्धबंदी हो, ऋण अदा न करे, स्वेच्छा से बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरादेव के अनुदेवन अभिलेख में निम्नलिखित किन देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है? तो वरादेव के अनुदान अभिलेख में आपको बताए कि वाकाटक राजा हरीश सेन के एक मंत्री थे वरादेव, और यह अभिलेख अजंता के बौद्ध गुफाओं में स्थापित किया गया था। यहाँ पे जो वरादेव के अनुदान अभिलेख है इसमें इंद्र, राम और इंद्र भी, राम भी, काम क्या हो गया? कामदेव, फिर विष्णु, ये सारे के सारे देवताओं का जो है सो उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित किन राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया था? ये हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित किन
राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया था? ये हमारा अगला प्रश्न। चलिए, निम्नलिखित किन राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो सबसे पहले जान लीजिए विजय देव वर्मन, ये पहला शासक है इसमें विकल्प में। तो ये सालनकायन राजवंश के राजा थे। ठीक है, पहले तो जानते समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो हमको 1000 बार आपको बता दें, हमेशा याद रहना चाहिए। और उसका अभिलेख में वर्णन है, क्या वर्णन है? सिक्कों में वर्णन है। ठीक, अश्वमेध यज्ञ का। और ये विजय देव वर्मन ने अश्वमेध यज्ञ किया था, कहा किस वंश के थे? सालनकायन राजवंश के। फिर दूसरा है आपका थारसेन, ये त्रैकूट राजवंश के थे, इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। कृष्ण वर्मन, ये कदम्ब राजवंश के थे। किसके? कदम्ब के। इन तीनों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके अलावा दो और कौन प्रसिद्ध है? समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त। ठीक है, अलग और कौन सब? प्रवरसेन फर्स्ट। चलिए आगे देखिए, वाकाटक शासक प्रवरसेन 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, साथ ही अग्नि अष्टोम और बहुत सारे अन्य यज्ञ भी, वाजपेयी सब यज्ञ भी उन्होंने किए थे। तंत्रवाद का प्रभाव निम्नलिखित किन धर्मों पर असीमित पड़ा था? ठीक है, तो तंत्रवाद शुरू से ही काफ़ी रहस्यों का विषय रहा और इसे गुप्त रखा गया, यानी तांत्रिक मार्ग यानी कि गुप्त मार्ग। ठीक है, इसमें शक्ति या ऊर्जा, कर्मकांड, यौगिक क्रियाएं, भयावह देवी देवता और मैथुन से युक्त कर्मकांड, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। तो ये जो असीमित प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था आपका शैव धर्म पे पड़ा था, शाक्त पे पड़ा था और बौद्ध धर्म पे पड़ा था। इन तीनों पे असीमित प्रभाव पड़ा था, पर जैन धर्म पे सीमित प्रभाव ही पड़ा था तंत्रवाद का। बौद्ध धर्म में तंत्रवाद का प्रभाव पड़ा तब तो क्या आया था बताइए? जब पड़ा था तो वज्रयान आया था ना। चलिए, कनकी जो कि शिलप्पाधिकारम की नायिका है, वह किस देवी के अवतार मानी जाती है? तो आपको बताया कि कनकी जो शिलप्पाधिकारम की नायिका है वो पट्टिनी देवी के अवतार मानी जाती है। पट्टिनी श्रीलंका के बौद्ध व श्रीलंका के पूर्वी तट पर रहने वाले हिंदुओं की सबसे लोकप्रिय देवी है। ओबी सेकरे का मानना है कि पट्टिनी मूल रूप से बौद्ध, जैन व शायद आजीवक जैसे शर्मन धर्मावलंबियों की आराध्य देवी थी। विशेष रूप से यह दक्षिण भारत के व्यापारियों में अधिक लोकप्रिय थी। अगला सवाल, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गांधार, कौशाम्बी, कन्नौज क्षेत्रों में किन सिद्धांतों की महत्ता थी? मतलब कौन सा सिद्धांत जो है सो इन क्षेत्रों में क्या था? वो प्रसिद्ध था। चलिए इसके जवाब की ओर बढ़ते हैं। तो गांधार, फाहियान ने उत्तर भारत के बौद्ध महाविहारों की समृद्धि के विषय में वर्णन किया है। उसके अनुसार गांधार, कौशाम्बी और कन्नौज व बन्नू क्षेत्रों में हीनयान सिद्धांत की महत्ता थी। हीनवान या व महायान दोनों विचारधाराएं अफगानिस्तान, मथुरा, पंजाब व पाटलिपुत्र में पल्लवित पुष्पित हुई, जबकि खोतान में मुख्य रूप से महायान बौद्ध भिक्षुओं का प्रभुत्व था। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे बौद्ध विहार जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए थे, जिनमें गया व कपिलवस्तु भी शामिल थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हीनयान। फाहियान के अनुसार बौद्ध भिक्षु किसके स्तूप की आराधना कर सकते थे? ठीक है, फाहियान के अनुसार। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल जानते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनंद भिक्षुणी संघ की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। इसी के कहने पर महाप्रजापति गौतमी जो उनकी विमाता थी या मौसी थी, किनकी? महात्मा बुद्ध की, उनको शामिल किया था। बोला था कि भाई 500 के बदला 1000 के बदला 500 साल ही ये संघ चलेगा। तो ये बौद्ध भिक्षुणी को इनकी आराधना करनी चाहिए, ऐसा ह्वेनसांग कहते हैं। फिर राहुल के बारे में अभिधम व विनय पिटक के संरक्षक राहुल के स्तूप के प्रति विशेष श्रद्धा दिखला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभिधम व विनय पिटक के संरक्षण का काम किया था। किसने? राहुल ने। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका? राहुल इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अपने वृत्तांत में सरिपुत्र, महामोगलायन, आनंद तथा अन्य महान आचार्यों की स्मृति में बने स्तूपों की चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर वासी बौद्ध भिक्षु जिसने सर्वस्तिवाद विनय पर टीका लिखा था तथा चीन की यात्रा की थी, ये हमारा अगला प्रश्न है कि कश्मीर वासी उस बौद्ध भिक्षु का नाम बताइए जिसने सर्वस्तिवाद विनय पर टीका लिखी थी और चीन की यात्रा की थी। सबसे पहले देखिए पुण्यत्रता, ये पुण्यत्राता है। ये भिक्षु पुण्यत्राता ने अपने शिष्य धर्म यशस के साथ 397 से 401 एडी के दौरान मध्य एशिया की यात्रा की। फिर 424 से 53 के बीच में चीन भी गए थे। ठीक है, तो पुण्यत्राता हो गए और धर्मशेष, ये दोनों गुरु शिष्य थे। फिर है गुणवर्मन। ये गुणवर्मन जो थे ये कश्मीरी राजकुमार थे। गुणवर्मन क्या थे? प्रिंस, कश्मीरी प्रिंस। ये श्रीलंका व जावा होते समुद्र मार्ग से चीनी
की नानकिंग यात्रा 431 AD में पूरी की। और हमारा जो प्रश्न था कि कश्मीरवासी बौद्ध भिक्षु जिसने श्रवस्तिवाद विनय पर टीका लिखा और चीन की यात्रा की थी, वो थे आपके संघभूत, यानी सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। 381-84 के दौरान में ये चीन में थे, ठीक है, और इन्होंने श्रवस्तिवाद विनय पर एक टीका भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4वीं-5वीं शताब्दी में श्वेतांबरों द्वारा मथुरा व वल्लभी में जैन महासभाएं बुलाई गई, जिनमें मथुरा संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ये हमारा अगला सवाल है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 4वीं-5वीं शताब्दी में श्वेतांबरों द्वारा यानी श्वेत वस्त्र पहनने वालों द्वारा मथुरा व वल्लभी में जैन महासभाएं बुलाई गई। तो मथुरा की अध्यक्षता किसने? तो मथुरा की अध्यक्षता जो है वो किए थे खांडिल। वही वल्लभी की अध्यक्षता नागार्जुन, ये वल्लभी की अध्यक्षता नागार्जुन, और ये मथुरा की अध्यक्षता खांडिल्य, जिसका स्कंदिल भी बोलते हैं, ठीक है। इन जैन सभाओं में उनके धर्म सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया गया। बाद में वल्लभी में एक और सभा बुलाई गई। श्वेतांबर दिगंबर कई संप्रदायों में बट गए थे, जिन्हें संघ या गण के रूप में हम जानते हैं। अगला प्रश्न, श्वेतांबर व दिगंबर कई उप संप्रदायों में बट गए, जिन्हें उत्तर भारत में इन नाम से जाना जाता है, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर कई उप संप्रदायों में बट गए, मतलब ये संप्रदाय तो हो गया, एक संप्रदाय श्वेतांबर, एक दिगंबर। उप संप्रदाय मतलब जो संप्रदाय बटा था ये श्वेतांबर या दिगंबर, वो भी कई भाग में बट गए, ठीक है। तो इनको जाना क्या जाता था? तो इनको जो उप संप्रदाय थे इनको संघ, उत्तर भारत में जाना जाता था संघ के ये गच्छ के नाम से, ठीक है। उत्तर भारत में जो उप संप्रदाय के रूप में बट गया था हीनयान और महायान का पाठ, इस उप संप्रदाय को कहते थे कुल या शाखा के रूप में इसे उत्तर भारत में जानते हैं, गच्छ, कुल या शाखा। और संघ इसको कहते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में इसे संघ कहते हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दिगंबर जैन विद्वान कुंड की रचनाओं में शामिल है। ये हमारा अगला सवाल है। दिगंबर जैन विद्वान कुंड की रचनाओं में शामिल है। तो कुंड प्राकृत भाषा में रचित है, और ये मतलब प्राकृत भाषा में इन्होंने रचना की है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के कुंडे गांव के निवासी थे। तो इसमें से जो है सो आपका समय सार और प्रवचन सार, ये दोनों जो है सो इनकी रचना है। समय सार व प्रवचन मतलब उनके ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध क्या है? समय सार व प्रवचन सार। ये कुंड दिगंबर जैन विद्वान है। ये समय सार व प्रवचन सार किसकी रचना है? ये कुंड की रचना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर निकलते हैं। इसमें से एक और चीज़ जान लीजिए कि इसमें से जो है सो समय सार और ये प्रवचन सार, ये दोनों रचना हो गई भाई कुंड की। और आपती मीमांसा हो या युक्तानुशासन हो, तो ये सब सामंत भद्र की रचना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित किस ग्रंथ में हून शासक तोरमान को जैन धर्म का संरक्षक माना गया है? ठीक है, तो आपका वो ग्रंथ है कुवलय माला, ठीक है, कुवलय माला। 8वीं शताब्दी में उद्योतन श्री द्वारा लिखित कुवलय माला नामक ग्रंथ में हून शासक तोरमान को जैन धर्म का संरक्षक माना गया है। इसके अनुसार वह हरिगुप्त नामक आचार्य का शिष्य था, चेला था। अगला सवाल, गुप्त व गुप्तोत्तर कालीन ईंटों से बने मंदिरों में शामिल है, मतलब ईंट से बने हुए मंदिर इसमें कौन कौन से शामिल है? तो सबसे पहले जान लीजिए तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है, तिगवा का जो विष्णु मंदिर विकल्प ये है। इसके साथ ही साथ भूमर व खोह के शिव मंदिर, या नचना कुठार का पार्वती मंदिर व सांची के बौद्ध स्तूप सभी पत्थर से बने हैं। कौन कौन से पत्थर से बने हैं? तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमर व खोह का शिव मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर व सांची के बौद्ध स्तूप सभी पत्थरों से बने हैं। उसके बाद भीतरगांव मंदिर, ये कहा है आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में, पहाड़पुर का है राजशाही जिला बांग्लादेश में, सिरपुर है रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में। BCD ये तीनों जो है सो आपका ईंट से बने मंदिर है। कौन? भीतरगांव यूपी में, पहाड़पुर बांग्लादेश, सिरपुर छत्तीसगढ़, ये तीनों ईंटों से निर्मित है। और तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमर व खोह का शिव मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर और सांची का बौद्ध स्तूप सभी पत्थर से बना है। निम्नलिखित किन मंदिरों के शिखर वक्र रेखीय है? वक्र रेखीय शिखर किनके हैं? ठीक है,
तो आपको बताया कि इसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का मंदिर, इस दोनों के शिखर वक्र रेखीय है। कुल मिलाकर अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो कुल मिलाकर अजंता में बड़ा, इससे हमेशा पूछता, याद रखिएगा, 28 गुफाएं हैं। सातवाहन काल में 5 गुफाएं बनी थी और अन्य 23 गुफाएं वाकाटक काल में बनाए गए थे, जिसमें गुफा संख्या 19 व 23 गुफा संख्या 19 व 23 चैत्य है, बाकी सारे के सारे विहार हैं। वर्तमान में निम्नलिखित किन गुफाओं में भित्ति चित्र बने हैं? तो 1, 2, 9 और 10, 16, 17, ठीक है। 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन सब में जो है सो ए भी इसका जवाब हो जाएगा। गुफा, इन सब अजंता गुफा में भित्ति चित्र बना है। अजंता की गुफाओं के दीवार, छत, चौखट, दरवाजे और स्तंभ सभी पर भित्ति चित्र बने हैं। मूल रूप से अजंता की सभी गुफाओं में भित्ति चित्र बने थे, पर अब केवल 1, 2, 9, 10, 16, 17 में ही बचे हैं, ठीक है। केवल 6 में बचे हैं, पहले ढेर सारे गुफाओं में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के नाटकों में सम्मिलित है, ठीक है। तो कालिदास के नाटकों में आपको बताए कि अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, मल्लिकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी, ये तीनों इनके नाटक में सम्मिलित है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मल्लिकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी, ये तीनों इनके नाटक है। रघुवंश हो या कुमार संभव या कुमार संभवम हो या मेघदूत हो, ये छंदबद्ध काव्यात्मक रचनाएं हैं। कालिदास की किस रचना में, या कालिदास से, इसको कालिदास पढ़िएगा, कालिदास की किस रचना में यक्ष अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए आतुर होकर देवता से याचना करता है? तो वो रचना है आपका मेघदूत। मेघदूत में कालिदास की मेघदूत में कुबेर के द्वारा रामगिरी की पहाड़ी में निष्कासित एक प्रियापेक्षित यक्ष के द्वारा उस ओर गुजरते हुए मेघ से अपनी प्रियतमा को संदेश भेजने की अनुनयपूर्ण याचना की गई है। अगला सवाल, सही मिलान करना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शूद्रक की रचना क्या है? आपका शूद्रक की रचना है आपको, चलिए इसके जवाब की ओर बढ़े। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिक, ये शूद्रक की रचना है। फिर आपका भट्टी हो गया, तो भट्टी की रचना हो जाएगी आपका रावणवध। भट्टी की रचना क्या है? रावणवध। फिर इसके बाद है मेथा, तो मेथा की रचना है आपको हयग्रीवध। मेथा की रचना क्या है आपको? हयग्रीवध। और भारती किसकी रचना है? भारती की रचना क्या है? तो भारती की रचना है किरातुर्जनियम, ठीक है। रावणवध के बारे में थोड़ा सा बता दो, जिसके रचनाकार कौन है भाई? भट्टी। भट्टी के रावणवध है। तो 7वीं सेंचुरी में राम कक्ष के साथ व्याकरण सिद्धांतों के सुधारण व्याख्या की है। ये 7वीं सेंचुरी की रचना है रावणवध। किसकी रचना है? भट्टी की। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निदर्शन शास्त्र का उदाहरण है। तो निदर्शन शास्त्र का उदाहरण आपका पंचतंत्र है। निदर्शन एक ऐसी विधा है जिसमें उदाहरण के साथ बतलाया जाता है कि क्या संभव है क्या असंभव है, ठीक है। रचनाकार विष्णु शर्मा नामक एक ऋषि थे। शायद यह वाकाटक सम्राट से संबंधित राजकुमार को क्या करते थे, मतलब कहानी बता बता के उदाहरण से समझाने के प्रयास करते थे सारे गुणों को। भारत के पहले खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो उनको कहा गया है आस्मकीय। इनका ग्रंथ आर्यभट्टीय है जो कि अभी अवेलेबल है, ठीक है। और एक दूसरा ग्रंथ भी इन्होंने लिखा आर्यभट्ट प्रथम ने। कौन? आर्यभट्ट सिद्धांत, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। बाद के लेखक के उद्धरणों में उसका वर्णन मिलता है, ठीक मेगास्थनीज के इंडिका की तरह। आर्यभट्टियम में लिखे कथन के अनुसार वह कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र के निवासी थे। आर्यभट्टिय पर 7वीं सेंचुरी में एक टीका भास्कर प्रथम ने लिखा। आर्यभट्टिय मूलतः खगोल शास्त्र पर ग्रंथ है, पर गणित की चर्चा संयोगवश हो गई है। अगला सवाल, आर्यभट्ट प्रथम थे, उनके अनुसार क्या? तो आर्यभट्ट का ब्रह्मांड के विषय में पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण था। पहला वैज्ञानिक वो थे जिन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी कि भाई ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। कौन? आर्यभट्ट प्रथम, ठीक। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है और साइन या ज्या का भी प्रयोग किए थे। तो आर्यभट्ट प्रथम के अनुसार सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते थे। बस यहाँ पे थोड़े से गलत थे, और ग्रहण का सही कारण उन्होंने बतलाया था, और पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत इनका था। वराहमिहिर द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो वराहमिहिर आपके 6वीं सेंचुरी के हो गए, सबसे पहले आर्यभट्ट, फिर 6वीं सेंचुरी में आपके वराहमिहिर हो गए, 6वीं सेंचुरी AD के, यानी कि 500 से 600 ईस्वी के। तो ये खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे।
इनकी रचना है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका में इन्होंने उस काल में प्रचलित 5 खगोल शास्त्रीय विचारधाराओं का वर्णन किए हैं। फिर दूसरा ग्रंथ है इनका बृहद संहिता, दोनों के दोनों इनके ग्रंथ है, ठीक है। बृहद संहिता में खगोल के अलावा धातुओं और रत्नों के मूल्य निकाले, बिना ऋतु के वृक्षों में फलों के विकास करना, पशु के अच्छे नस्ल विकसित करने का वर्णन है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट प्रथम हो गए, ठीक है। उनकी रचना क्या है? आर्यभट्टीय आर्यभट्ट सिद्धांत। फिर आ गए आपके 500 से 600 ईस्वी में वराहमिहिर, ठीक है। पहले आर्यभट्ट फिर वराहमिहिर। फिर अगला देखिए, खंडखातक ग्रंथ के रचनाकार थे, तो इसके रचनाकार आपके हो गए ब्रह्मगुप्त, ठीक है। इसके जस्ट बाद आर्यभट्ट के बाद वराहमिहिर, फिर ब्रह्मगुप्त। 665 ईडी इनका काल है। 6ठी शताब्दी के अंत व 7वीं शताब्दी के शुरुआत के ब्रह्म थे ये, और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इसका है ब्रह्मगुप्त का। 628 ईडी में इन्होंने दिया था। खगोल शास्त्र में उपयोग होने वाले यंत्रों का वर्णन इन्होंने उसमें किया था। तो सबसे पहले आर्यभट्ट, फिर वराहमिहिर, फिर ब्रह्मगुप्त। वराहमिहिर की रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, और ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत या खंडखाद्यक, ठीक है। चलिए अगला सवाल, दशमलव पद्धति का प्राचीनतम ऐतिहासिक प्रमाण यवन जातक में मिलता है, ठीक है। ये बात जान लीजिए, एक जी के ये भी हो गया कि भाई प्राचीनतम ऐतिहासिक प्रमाण दशमलव पद्धति का कहाँ मिलता है? तो यवन जातक में। इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे स्फूजी ध्वजा, ठीक है। 3rd सेंचुरी का ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। निम्नांकित अरब लेखकों में हिंदू, आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित अरब लेखकों में कौन हिंदुओं को दशमलव पद्धति का जन्मदाता स्वीकारते हैं? तो आपको जानकर अच्छा लगे कि अल-बिरूनी हो, अल-मसूदी हो या इब्न बसिया हो, ये तीनों के तीनों हिंदुओं को दशमलव पद्धति के ज्ञान का जन्मदाता स्वीकारते हैं। बीच में 1-2 प्रश्न हमने आपको होमवर्क दिए थे, तो इसलिए हम 1-2 प्रश्न आपके लिए बोनस ला रहे हैं। 400 नंबर पर 2 और प्रश्न हैं। इनमें से कौन सा गणितज्ञ राष्ट्रकूट के समय, इनमें से कौन सा गणितज्ञ राजपूत शासक अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे जिन्होंने गणित सार संग्रह पुस्तक की रचना की? तो हमारे सवाल है, गणितज्ञ राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे और गणित सार संग्रह नामक पुस्तक की रचना की थी, तो वो थे आपके महावीर, ठीक है। 9th सेंचुरी एडी के थे और ये कर्नाटक के गणितज्ञ थे। इन्होंने दीर्घवृत्त के क्षेत्र और परिधि निकालने के लिए एक सूत्र को भी प्रस्तावित किया। क्षेत्र निकालने का सूत्र तो गलत साबित हुआ, पर परिधि का जो सूत्र इन्होंने बताया था वो आज भी सही है। और इसमें जो दूसरा नाम है भास्कर द्वितीय, ये 12th सेंचुरी के है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। और ये ब्रह्मगुप्त तो अभी हमने बताया 665 यानी 7th सेंचुरी एडी के। सबसे पहले आर्यभट्ट, ठीक, उसके बाद वराहमिहिर, ठीक। वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता। आर्यभट्ट की रचना क्या है? आर्यभट्टीय, जो कि अभी अवेलेबल है। आर्यभट्ट सिद्धांत दूसरी रचना जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। फिर वराहमिहिर, फिर तीसरे में खंडखाद्यक के रचनाकार ब्रह्मगुप्त, ठीक है। अब आगे देखिए, भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी के हैं, महावीर 9वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, आज का ये अंतिम प्रश्न है। दरअसल चरक संहिता अग्निवेश की प्रणाली थी। चरक ने केवल अग्निवेश के पाठ्य को संशोधित किया था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि चरक संहिता, आप चरक का जानते हैं लेकिन कुछ नया चीज़ जानिए कि चरक संहिता किसकी प्रणाली थी? भाई अग्निवेश की प्रणाली थी। चरक ने केवल अग्निवेश के पाठ को ही संशोधित किया था, बिल्कुल सही है। 4th-5th सेंचुरी एडी में दृढ़बल नाम के एक अन्य व्यक्ति ने इस ग्रंथ का पुनर्संपादन भी किया, ठीक है। और तर्क कह रहा है कि बुआर पांडुलिपि कहे जाने वाले पुरालेख में चरक संहिता का अधिकांश साहित्य मिलता है तथा इस ग्रंथ के मुख्य पाठ में ऐसा प्रमाण मिलता है कि अग्निवेश नामक किसी आचार्य को ऐतरेय नामक ऋषि से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो कितनी सारी बातें यहाँ पे आ गई है। तो ए और आर क्या है? दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ठीक है, आज ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। आप इतिहास के सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल पे आप हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी सवाल जाके देख सकते हैं या मिडावल इंडियन हिस्ट्री के भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में कुछ व्यवधान आया था क्योंकि बगल में बहुत सारी साउंड प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसलिए बीच में 1-2 बार मुझे डिस्टर्ब फील हुआ, लेकिन खैर हमने आपके 100 प्रश्न पूरे किए हैं। जाइए इसका लाभ उठाइए, खूब अच्छे से पढ़िए और अपने एग्जाम में निश्चित ही सफलता पाइए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन भारत को दैंड करने वाले हैं, मिडावल इंडियन हिस्ट्री को, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। बचे हुए वीडियो, उस पर भी ढेरों वीडियो है, आधुनिक भारत पे भी ढेरों वीडियो है, जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खूब पढ़िए, खूब लाभ उठाइए और आने वाले एग्जाम में सारे रिकॉर्ड तोड़ जाइए। हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।